डियर स्टूडेंट, आज हम पुनर्जागरण के बारे में पढ़ेंगे। असल में पुनर्जागरण मध्यकालीन यूरोपीय सभ्यता के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी, जिसने मनुष्य को चेतना युक्त बनाया। यही जो चेतना है, यही पुनर्जागरण कहलाती है। यह कोई धार्मिक या राजनीतिक आंदोलन भी नहीं था, सिर्फ यह पुनर्जागृति की एक मनोदशा थी। एक स्विस इतिहासकार हुए हैं जैकब बुर्कहार्ट। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, सिविलाइजेशन ऑफ द रिनेसा इन इटली। जब यह पुस्तक प्रकाशित हुई तो ये एक मान्यता अपने चरम पर पहुंच गई कि पुनर्जागरण एक लंबी नैतिक व बौद्धिक जड़ता के बाद अस्तित्व में आया था और मानव चेतना के क्षेत्र में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम था, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इटली की थी। वैसे पुनर्जागरण से पहले भी यूरोप में दो आंदोलन हुए थे जिनकी हमें चर्चा करते हैं। इनमें से पहला आंदोलन था कैरोलिंगियन पुनर्जागरण, जो 9वीं शताब्दी से लेकर में हुआ था। इसके माध्यम से 5वीं और 6वीं शताब्दी में यूरोप पर जो हूणों के बर्बर आक्रमण हुए थे, उसके बाद में लैटिन का समुचित अध्ययन शुरू हुआ था। इसके बाद एक दूसरा आंदोलन 12वीं शताब्दी में हुआ, जिसमें मानववादी विचारों का विकास हुआ। इसी आंदोलन के दौरान पेरिस, ऑक्सफोर्ड आदि महान विश्वविद्यालयों की स्थापना भी हुई थी। साथ ही यूनान के धर्मशास्त्रीय तथा नैतिक ग्रंथों की खोज भी दोबारा शुरू हुई। इस युग के जो सम्राट थे उनका नाम था फ्रेडरिक द्वितीय। ये धार्मिक संकीर्णता में विश्वास नहीं करते थे, और मानसिक स्वतंत्रता और निर्भरता जो पुनर्जागरण के प्रमुख लक्षण थे, उनका ये समर्थक थे। इन्हीं के संरक्षण में इटली के एक मशहूर शहर, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, सिसिली, उसमें बौद्धिक व साहित्यिक वातावरण का सृजन हुआ, और बाद में इटली के कई शहरों ने भी इसी का अनुसरण किया। वैसे अगर हम इसके समयकाल के बारे में बात करें तो देखिए, मोटे तौर पर 14वीं से 16वीं शताब्दी इसका समयकाल माना जाता है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर हम 1350 ईस्वी से 1550 ईस्वी के बीच के समय को पुनर्जागरण का काल कह सकते हैं। और यदि हम इसके अर्थ के बारे में बात करें तो हम पुनर्जागरण को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। पुनर्जागरण एक ऐसा बौद्धिक व उदार सांस्कृतिक आंदोलन था जिसमें प्राचीन यूरोप की प्रेरणा के आधार पर नए यूरोप का निर्माण हो रहा था तथा आलोचनात्मक एवं अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियां जन्म ले रही थी। इसी आंदोलन में मनुष्य मध्यकालीन बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र चिंतन की ओर अग्रसर हो रहा था। वैसे बहुत सी घटनाएं थी जो पुनर्जागरण के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। यहाँ हम कुछ प्रमुख कारणों के बारे में चर्चा करेंगे कि पुनर्जागरण के लिए परिस्थितियां कैसे उत्पन्न हुई। तो सबसे पहला और प्रमुख कारण है धर्म युद्ध। 11वीं शताब्दी का जो अंतिम दशक था, उससे लेकर और 13वीं शताब्दी के अंतिम तक युद्ध लड़े गए जेरूसलम को नियंत्रण को लेकर, और ये ईसाइयों और मुसलमानों जो कि सेल्जुक तुर्क थे, उन्हीं के बीच युद्ध हुए थे, और इन्हीं को हम धर्म युद्ध या क्रूसेड भी कहते हैं। युद्धों में काफ़ी जनहानि भी हुई, काफ़ी लोग मारे भी गए, लेकिन इसके कई फायदे भी हुए। जैसे यूरोप के लोग अब यात्राओं व भौगोलिक अध्ययन को प्रोत्साहन देने लगे। इसके अलावा यूरोप के लोगों को पूर्वी देशों के ज्ञान से परिचित हुआ। इसके अलावा उनको अपने सीमित जीवन से बड़ी अरुचि हो गई कि हम सिर्फ अपनी एक मध्यकालीन सभ्यता में या चर्च के प्रभाव में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि उनके मस्तिष्क पर जो चर्च का प्रभाव था वो बहुत कमज़ोर पड़ने लगा। इसके अलावा अरबों के माध्यम से ही वो अरस्तु के जो पुस्तक लिखे हुए थी, उनसे अरबी अंक, बीजगणित, दिग्दर्शक यंत्र, कागज, इनसे भी परिचित हुए, और इन्हीं योद्धाओं के द्वारा ये सब चीज़ें यूरोप में पहुंची। और जब यूरोप के लोगों ने देखा कि पूर्वी सभ्यता इतना विकसित है, तो उन्हें भी लगा कि हमें भी यूरोप में जो मध्यकालीन रीति रिवाज हैं, चर्च का दबाव है, हमें इनको कम करना चाहिए या उनके नियंत्रण से बाहर होना चाहिए। दूसरा, व्यापारिक समृद्धि। देखिए, पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए अधिक से अधिक धन कमाने के लिए यूरोप में एक होड़ शुरू होती है, जिससे लोग समृद्ध होते हैं। और इसी दौरान क्या हुआ कि यूरोप में
बेसिकली इटली में कई शहरों की स्थापना होती है, विकसित होते हैं, जिसमें वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस, आंगलबर्ग, न्यूरेमबर्ग ये आदि शहर थे। ये शहर तो पहले से बसे हुए थे, लेकिन व्यापारिक समृद्धि के कारण इनमें बाहर के व्यापारी आने लगे। यहाँ पर एक ऐसे वर्ग का निर्माण होता है जो कि चर्च के प्रभाव से मुक्त होना चाहता है और वो चर्च की आलोचना भी करता है। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा काम हुआ कि व्यापार के द्वारा एक ऐसा नवोदित व्यापारी वर्ग भी विकसित हो गया जो कि कलाकारों को, साहित्यकारों को संरक्षण देने लगा और प्राचीन साहित्य जो कि लैटिन साहित्य था उसको भी संरक्षण का कार्य करने लगे। तीसरा कारण है कागज और मुद्रण यंत्र। देखिए, अभी तक तो यही माना जाता था कि जो बहुत उच्च वर्ग है उसी के पास में पुस्तक अवेलेबल होगी और उसी के पास सारा ज्ञान होगा। लेकिन जब कागज से यूरोपीय वासी परिचित हुए और 15वीं शताब्दी के मध्य में एक जर्मन के वैज्ञानिक थे जोहानेस गुटेनबर्ग, उसने एक टाइप मशीन का आविष्कार कर लिया जो प्रेस की प्रारंभिक छवि हम उसको कह सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि बहुत कम समय में और बहुत कम कीमत में अब पुस्तकें छपने लगी और लोगों को जो पुराना ज्ञान था वो पढ़ने को मिला। तो जो चर्च के प्रति उनका जो एक श्रद्धा थी कि चर्च का जो अंधविश्वास है वही सच्चाई है, उनसे उनका मोह भंग होने लगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुई कि ज्ञान पर जो विशिष्ट लोगों का एकाधिकार समाप्त था, सिर्फ वही पुस्तक पढ़ पाते थे, वो भी खत्म हो गया। अब सामान्य व्यक्ति भी पुस्तक उसको पढ़ने के लिए मिलने लगी। इसके अलावा लोगों की साक्षरता की इच्छा के साथ साथ सांस्कृतिक जागरण की भावना को भी बल मिल गया और अब पुस्तकों पढ़ने से, वैज्ञानिक ज्ञान के विकास होने से यूरोपीय समाज ने अंधविश्वास के रास्ते का त्याग कर तर्क के मार्ग पर चलना प्रारंभ किया। एक बहुत फेमस विद्वान हुए हैं विल ड्यूरा। वो ये कहते हैं कि लेखन कला के पश्चात मुद्रण कला को इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार माना जाना चाहिए क्योंकि इसी ने बौद्धिक चेतना को विकसित किया था। चौथा जो महत्वपूर्ण कारक बना पुनर्जागरण के लिए वो था कुस्तुनतोनिया पर तुर्कों का अधिकार। तुर्की जो एक बहुत बड़ा शहर है कुस्तुनतोनिया, असल में वो पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसको बाइजेंटाइन कहा जाता था, उस पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया 1453 ईस्वी में। और इस पर अधिकार होने के कई परिणाम निकले कि यूरोपीय देशों को जाने वाले स्थल मार्ग पर अब तुर्कों का अधिकार हो गया। तुर्क लोग व्यापारियों को लूट लिया करते थे। पूर्वी देशों के साथ यूरोपियंस का व्यापार बंद हो गया। इससे जो विलासिता की जो वस्तुएं थी जो भारत, चीन आदि पूर्वी देशों से आती थी वो वहाँ पहुँचना कम हो गई। इसलिए यूरोपीय लोगों को लगा कि हमें एक समुद्री मार्ग भी खोजना चाहिए जिससे यूरोप के देशों से भारत और चाइना पहुंचा जा सके। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट इसी का एक तुर्कों के अधिकार का एक बड़ा रीजन ये निकला कि कुस्तुनतुनिया जो बहुत एक पुराना सेंटर था प्राचीन यूनानी ज्ञान का, वहाँ से बहुत से जो लोग थे वो अपनी आजीविका की खोज में, जिसमें से विद्वान थे, दार्शनिक थे, कलाकार थे, ये सब लोग इटली, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड आदि देशों में चले गए और वो अपने साथ में यहाँ का प्राचीन रोम यूनान का ज्ञान विज्ञान भी लेके चले गए और एक नवीन चिंतन पद्धति भी अपने साथ लेके चले गए। इससे यूरोपीय लोग उस चीज़ से परिचित हुए और परिचित होने के बाद में उनको लगा कि वास्तव में हमारी जो मध्यकालीन यूरोपीय सभ्यता है वो अंधविश्वासों से जकड़ी हुई है और उन्हें प्रेरणा मिली कि हमें इनको दूर करना चाहिए। पांचवा प्रमुख कारण हम बात करें तो मंगोल साम्राज्य का उदय। हम जानते हैं कि मंगोल साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो चंगेज खान थे। उसके बाद में उनकी मृत्यु के पश्चात में कुबलाई खान ने एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की जिसमें रूस, पोलैंड, हंगरी और चाइना तक के प्रदेश शामिल थे। और यहाँ पर उनका जो दरबार हुआ करता था वो प्राचीन विद्वानों, धर्म प्रचारकों और व्यापारियों का एक बहुत बड़ा सेंटर था। और इनकी राज्यसभा में पोप के दूत आया करते थे, भारत के बौद्ध भिक्षु आया करते थे। इसके अलावा पेरिस, इटली और चीन के दस्तकार हुआ करते थे। भारत के गणितज्ञ व ज्योतिषाचार्य हुआ करते थे। और यहाँ पर जो यूरोप के लोग आया करते थे उनको पहली बार एक तरह से पूर्व की विकसित सभ्यता से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और यहाँ के जो विचार थे, यहाँ से जो उनका संपर्क हुआ और ज्ञान का आदान प्रदान जो हुआ उससे यूरोपीय लोगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा।
जैसे कि हम बात करें मार्को पोलो, ये कुबलाई खां के दरबार में 1272 ईस्वी में गया था और इसने वापस लौटकर यूरोप में जो पुस्तक लिखी उससे यूरोप के जनमानस को लंबे समय तक उद्वेलित रखा। इसके अलावा यूरोप मंगोलों के संपर्क से यूरोप को ये कागज, मुद्रण, कुतुबनुमा और बारूद की सबसे पहले जानकारी मिली। इसलिए एक इतिहासकार कहते हैं कि कदाचित मौलिक ज्ञान के रूप में नहीं बल्कि दूसरी जातियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को सभ्य जगत को प्रदान करने की दृष्टि से विश्व इतिहास में मंगोलों का काफ़ी महत्व है। धन्यवाद। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम चर्चा करेंगे कि पुनर्जागरण